हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओटियन के ग्रेट एंसेस्टर ने खुद को रिवील कर दिया था, जिस वजह से शाओटियन के फादर अपने एंसेस्टर को इस जगह पे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके एंसेस्टर अभी तक यहाँ पर मौजूद है। अब पेंगजू अपने दोनों डिवाइन ट्रेजर से कहने लगे थे, आज के बाद से तुम दोनों मेरे डिसेंडेंट्स को सपोर्ट करोगे, क्योंकि अब मेरा वक्त खत्म हो चुका है। ये पास्ट नहीं रहा, ये वक्त अब मेरे डिसेंडेंट्स का है, इसलिए अब फ्यूचर में तुम दोनों को इन्हें फॉलो करना होगा। जो सुनकर ये दोनों ट्रेजर्स पेंगजू के बात को समझ जाते हैं। अब पेंगजू इन दोनों ट्रेजर्स को लिनफेंग के हवाले कर देते हैं, ताकि लिनफेंग इन दोनों ट्रेजर्स को एक सूटेबल कैंडिडेट को दे सके, जो कि सच में इन दोनों ट्रेजर्स का हकदार हो। अब पेंगजू लिनफेंग से कहने लगे थे, लॉर्ड मेरा यहाँ का काम खत्म हो चुका है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। जो कहने के बाद वो वापस से इमॉर्टल टॉम के अंदर चले जाते हैं। तो अब लिनफेंग इन दोनों ट्रेजर्स को शाओटियन और उसके फादर को दे देता है, और शाओटियन से कहने लगता है, अब तुम्हें अपने एंसेस्टर के उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, उन्हें निराश मत करना। इन दोनों ट्रेजर्स को पाकर शाओटियन और शाओटियन के फादर काफी ज्यादा खुश थे। वहीं पे शाओटियन कहने लगा था, आज का दिन तो मेरा सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज के इस छोटे से दिन में मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी शाओटियन के फादर लिनफेंग को इस चीज के लिए थैंक यू कहने लगे। तो लिनफेंग कहने लगा, आपने इस वक्त को यूं ही थैंक यू कहने में वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए आप लोगों को इसके लिए तैयार होना होगा, ताकि आप उस मुसीबत का डटकर सामना कर सके। तो अब आप सभी जाकर ट्रेनिंग कीजिए। जो सुनकर शाओटियन बड़े ही कूल अंदाज में कहने लगा था, ओके बॉस, आपका हुक्म सर आंखों पर। ये सब हो जाने के बाद अब लिनफेंग इस जगह पर एक परमिशन एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल कुलड्रोन था। अब लिनफेंग उस कुलड्रोन के अंदर चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद लिनफेंग हेवन और अर्थ की एनर्जी को अपने बॉडी से रिलीज कर देता है, जिस वजह से लिनफेंग के चारों तरफ बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए थे, क्योंकि लिनफेंग इन सभी एलिमेंट्स के लॉ को समझकर इन्हें मास्टर करना चाहता था, ताकि वो फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल हो सके और यूनिवर्स के 3000 लॉज को परफेक्टली अंडरस्टैंड कर सके। उसी वक्त इस जगह पे थंडर ड्रैगन भी आ जाते हैं, और वो यहाँ पे आते हुए कहने लगे थे, लगता है तुम 3000 लॉज को मास्टर करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। पर अगर तुम यूनिवर्स के 3000 लॉज को पूरी तरह से समझ जाते हो, तो फिर तुम एक ऐसे कल्टिवेटर बन जाओगे जिसका सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो इनविंसिबल। हालांकि अभी तुम जिस पाथ को चुन रहे हो वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो लिनफेंग कहने लगा था, भले ये कितना भी ज्यादा हार्ड और डिफिकल्ट हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इससे पड़ता है कि इस पाथ पर चलने के लिए मेरे अंदर वो जज्बा है या फिर नहीं। लिनफेंग की बात सुनकर थंडर ड्रैगन उससे इंप्रेस हो गए थे, इसलिए वो कहने लगे, सच में तुम एक जीनियस हो, मेरा तुम्हें चुनने का फैसला सही था। जो कहने के बाद वो लिनफेंग से कहने लगे, अगर तुमने 3000 लॉस को पूरी तरह से मास्टर नहीं भी किया तो भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम्हें उस वक्त ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3000 लॉस के कुछ हिस्से को भी समझ लेना तुम्हारे लिए फायदेमंद ही साबित होगा। अगर तुम थोड़ा सा भी 3000 लॉस को समझने में कामयाब हो गए तो फिर ट्रू गॉड रियलम पर एडवांस करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो लिनफेंग थंडर ड्रैगन से सवाल करते हुए कहने लगा था, आखिर ट्रू गॉड और वर्चुअल गॉड में क्या फर्क है? जिसपे थंडर ड्रैगन जवाब देने लगे थे, वर्चुअल गॉड रियलम एक ऐसा रियलम है जहाँ पे पहुंचने के बाद कोई भी पर्सन एक सिंगल एलिमेंट के पावर और लॉस को समझ सकता है और उसके अंदर के मिस्ट्रीज को जान सकता है, लेकिन वो उसके एलिमेंट के पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। बट ट्रू गॉड रियलम में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि जब कोई ट्रू गॉड रियलम को अचीव कर लेता है तब उसके पास यूनिवर्स के लॉस को समझने की काबिलियत आ जाती है, जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स के पावर को यूज करने की परमिशन देती है और इन एलिमेंट्स के मिस्ट्रीज को भी समझने का मौका मिलता है। जो सब सुनकर लिनफेंग यूनिवर्स के 3000 लॉस को समझने की कोशिश करने लगा। इसी के साथ वो थंडर ड्रैगन से एक और सवाल करते हुए कहने लगा था, अगर ऐसा है तो फिर हेवनली गॉड रियलम किससे कहते हैं? गाइस, आप हेवनली गॉड रियलम का नाम सुनकर कंफ्यूज मत होना, ये वो हेवनली गॉड रियलम नहीं है जिस पर अभी शाओटियन है। ये लेवल ट्रू गॉड रियलम के बाद का लेवल है, और शाओटियन अभी के लिए जिस लेवल पर मौजूद है वो वॉइड रियलम है, जो कि वर्चुअल गॉड रियलम के पहले का लेवल है। दरअसल वॉइड रियलम को पहले हेवनली गॉड रियलम कहा जाता था, बट अभी के लिए उस लेवल का नाम चेंज करके वॉइड रियलम कर दिया गया है, इसलिए शाओटियन जिस लेवल पर है अब से मैं उसे वॉइड रियलम कहूंगा। जैसा कि मैंने सभी चीजें क्लियर कर दी है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। इस तरफ हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि हेवनली गॉड रियलम के बारे में सवाल सुनकर लिनफेंग से कहने लगे थे, हेवनली गॉड रियलम कोई ऐसा वैसा लेवल नहीं है, वो ट्रू गॉड लेवल से भी हायर लेवल है। अगर किसी को हेवनली गॉड रियलम पर पहुंचना है तो सबसे पहले उसे ग्रेट डाउ के 9 प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से कंडेंस करना होगा, फिर उसे टाउ सीड्स को नरिश करते हुए इन दोनों को आपस में मर्ज करना होगा, तब जाकर वो रियल मायने में एक हेवनली गॉड रियलम का कल्टीवेटर कहलाएगा। हालांकि ये प्रोसेस सुनने में तो बहुत ही ज्यादा आसान लगता है, पर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जिस वजह से इस दुनिया में बहुत ही कम हेवनली गॉड रियलम के कल्टीवेटर पाए जाते हैं। पर ये सुनकर तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम 3000 लॉस को बहुत ही आसानी से सीख जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जैसा रेयर और टैलेंटेड जीनियस इस दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं। देख लेना, तुम फ्यूचर में एक ग्रेट सक्सेस को हासिल करोगे। थंडर ड्रैगन के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर जिनपेंग क्लैन के ऊपर आता है, जहाँ पर जिनपेंग क्लैन के लीडर से मिलने के लिए शाओटियन का सेकंड अंकल आया हुआ था, और वहीं पर हम जिनपेंग क्लैन के लीडर को देखते हैं, जो कि अपने लीडर की पोजीशन पर बहुत ही आराम से बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे शाओटियन के सेकंड अंकल से उससे यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो शाओटियन के सेकंड अंकल को भाव तक नहीं दे रहा था, और शाओटियन का सेकंड अंकल भी बेशर्मों की तरह इसके सामने अपना सर झुकाए हुए खड़ा था, क्योंकि जिनपेंग क्लैन का लीडर जिसका नाम जिन झाइजियांग था वो शाओटियन के सेकंड अंकल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो वर्चुअल गॉड रियलम के 9th लेवल पर था, जिस वजह से मजबूरन इसे उसके सामने झुकना पड़ रहा था। अब इससे पहले कि यहाँ पर जिन झाइजियांग और शाओटियन के सेकंड अंकल में कोई कन्वर्सेशन होती, उसी वक्त इस जगह पे जिनपेंग एम्परर आ जाता
है, जो कि जिन झाइजियांग का फादर था, और ये जिन क्लैन का ओल्ड एम्परर था, जो कि डीमन डोमेन में गोल्डन 9 स्वॉर्ड्स के नाम से जाना जाता था, और इसी ने ही घात लगाकर शाओटियन के ग्रैंडफादर को इंजर्ड कर दिया था। अब अचानक से अपने फादर को यहाँ पे देखकर झाइजियांग फौरन से खड़े होते हुए अपने फादर को रिस्पेक्ट पेश करने लगा। वहीं पे शाओटियन का सेकंड अंकल भी अपने घुटनों पर आ जाता है, क्योंकि उसे पता था ये ओल्ड डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब जिनपेंग एम्परर अपने थ्रोन पर बैठते हुए शाओटियन के सेकंड अंकल से सवाल करते हुए कहने लगा, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो जवाब देता है कि दरअसल मैं यहाँ पर आपसे हेल्प मांगने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे क्लैन पर टेक ओवर करने में मेरी हेल्प करो। जो सुनकर झाइजियांग शाओटियन के सेकंड अंकल से कहने लगा था, आखिर हम तुम्हारी मदद क्यों करें, क्योंकि ना तुम घर के हो ना घाट के, कभी इधर रहते हो तो कभी उधर। जो सुनकर शाओटियन के सेकंड अंकल के पसीने ही छूट गए थे, क्योंकि अगर ये लोग उसकी मदद करने से मना कर देते हो तो फिर वो तो रास्ते पर आ जाएगा। तो झाइजियांग शाओटियन के सेकंड अंकल के पास आते हुए कहने लगा, हाँ माना कि तुमने लास्ट टाइम हमारी मदद की थी उस बुढ़े पेंग दाजियांग की न्यूज को देकर, जिस वजह से मेरे फादर उसे इंजर्ड कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे कहने पर दोनों क्लैन के दरमियान वॉर शुरू कर दे। तुम्हें पता होना चाहिए वॉर में सिर्फ सामने वाले का नहीं बल्कि हमारा भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। वॉर कोई बच्चों का खेल नहीं है जो हम जब चाहे तब उसे शुरू कर दे। इसलिए बताओ आखिर हम तुम्हारी मदद क्यों करें, इसमें हमारा क्या फायदा होगा? तो शाओटियन का सेकंड अंकल कहने लगा था, अगर क्लैन को मैं टेक ओवर कर लेता हूँ तो फिर मैं पूरी तरह से आपको सपोर्ट करूंगा। जो सुनकर जिनपेंग एम्परर शाओटियन के सेकंड अंकल से सवाल करते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पूरे क्लैन पर अकेले ही रूल कर पाओगे? जिस पर शाओटियन का सेकंड अंकल जवाब देता है कि हाँ मुझे खुद पर पूरा यकीन है, मेरे पास कुछ फॉलोअर्स है जो कि इस काम में मेरी मदद करेंगे। तो झाइजियांग शाओटियन के सेकंड अंकल से सवाल करता है, अगर ऐसा है तो फिर बताओ तुम्हारे क्लैन की सिचुएशन क्या है? तो वो बताता है, अभी के लिए ओल्ड एम्परर बहुत ही ज्यादा घायल है, जिस वजह से वो फाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकते, पर क्लैन में एक सुप्रीम एल्डर है जो कि वर्चुअल गॉड जेलम के 9th लेवल पर है, साथ ही वो क्लैन का इंचार्ज भी है, और तो और क्लैन के चारों तरफ ट्रू गॉड लेवल का एक फॉर्मेशन बैरियर लगा हुआ है। मैं अपने लोगों से कहकर उसे हटवा दूंगा, बट एक प्रॉब्लम है, दरअसल मेरा नेफ्यू वापस आ चुका है और उसके साथ एक ह्यूमन रेस का लड़का भी है जिसकी स्ट्रेंथ ट्रू गॉड लेवल से कंपेरेबल है। मैंने उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी तो मुझे पता चला था उसे ट्रू गॉड लेटियन का इनहेरिटेंस मिला है, जिस वजह से वो थोड़ा बहुत पावरफुल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो आपके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपकी स्ट्रेंथ और उसकी स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क है। जो सब सुनकर जिनपेंग एम्परर को लिनपेंग में इंटरेस्ट आने लगा, इस वजह से वो शाओटियन के सेकंड अंकल से कहने लगा, तुम जो भी कहना चाहते हो वो और भी ज्यादा डिटेल में कहो, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। तो शाओटियन का सेकंड अंकल कहने लगा, ना सिर्फ वो यंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी है और उसकी हाइट भी लंबी है, लेकिन मुझे लगता है वो अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करता है। वो जितना दिखता है वो उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, लेकिन मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि अभी भी मुझे उसकी असल कल्टीवेशन के बारे में नहीं पता। साथ ही वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि वर्चुअल गॉड लेवल के 3 रेयर पपिट्स को उसने ऐसे ही मेरे भाई को दे दिया, जिस वजह से मुझे लगता है उसके पास और भी काफी सारे ट्रेजर्स और आर्टिफैक्ट्स होंगे। जो सब सुनकर जिनपेंग एम्परर अपने बेटे को ऑर्डर देता है कि वो खुद जाकर इस बारे में पता लगाए। तो झाइजियांग भी अपने फादर के इस ऑर्डर को मान लेता है। उसी वक्त जिनपेंग एम्परर ट्रू गॉड लेवल का एक पपिट निकालते हुए अपने बेटे के हवाले कर देते हैं, ताकि अगर उसे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो इस पपिट का यूज करते हुए उससे डील कर सके। दरअसल जिनपेंग एम्परर ये पपिट अपने बेटे को लिनफेंग की वजह से दे रहा था, क्योंकि अभी अभी लिनफेंग के बारे में जो कुछ भी उसने सुना उस वजह से उसे लिनफेंग की पावर्स पर थोड़ा बहुत शक हो रहा था कि कहीं अगर वो सच में ट्रू गॉड जेलम का कल्टीवेटर हुआ तो वो उसके बेटे को बहुत ही आसानी से मार सकता है। इसलिए अपने बेटे के सेफ्टी के खातिर उसने ये पपिट उसे दिया। इस पपिट के अंदर से निकल रहे ऑरा को फील करके शाओटियन का सेकंड अंकल कहने लगा था, ये पपिट तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसानी से पूरे क्लैन पर टेक ओवर कर लेंगे और कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये सब सोचकर वो यहाँ पे इविल्स की तरह मुस्कुराने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब पूरी बाजी उसके हाथ में आ चुकी है। इधर जिनपेंग एम्परर अपने बेटे से कह रहा था कि तुम अपने साथ बिनपेंग क्लैन को भी लेकर चले जाओ, लेकिन याद रहे अगर तुम जीत नहीं पाते हो तो फौरन से रिट्रीट कर लेना, क्योंकि जीत ज्यादा जरूरी नहीं है, तुम्हारी लाइफ ज्यादा जरूरी है। इस पर झाइजियांग कहने लगा था, हाँ मैं आपकी बात को याद रखूंगा। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर शाओटियन के ग्रैंडफादर के ऊपर आता है, जिन्होंने सक्सेसफुली हाफ स्टेप ऑफ ट्रू गॉड जेलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। वहीं पर शाओटियन और शाओटियन के फादर की भी स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट हुई थी। इन दोनों ने भी अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब शाओटियन के फादर अपने फादर को कांग्रेचुलेट करते हुए कहने लगे थे, फादर फाइनली आप हाफ स्टेप ऑफ ट्रू गॉड जेलम पर पहुंच चुके हैं। तो वो भी खुश होते हुए कहने लगे थे, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी वक्त शाओटियन भी इस जगह पर आते हुए कहने लगा था, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैंने भी अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर लिया है। जिस पे शाओटियन के ग्रैंडफादर मुस्कुराते हुए शाओटियन की तारीफ करते हुए कहने लगे थे, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। जो सब सुनकर शाओटियन शर्माने लगा था। शाओटियन की इस हरकत को देखकर लिनपेंग मुस्कुराने लगा था, क्योंकि शाओटियन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। उसी वक्त शाओटियन के फादर को एक मैसेज मिलता है कि जिनपेंग और बिनपेंग क्लैन ये दोनों उसके भाई के साथ इस जगह पर आए हुए हैं। जो सुनकर लिनपेंग कहने लगा था, चलो फिर इन दोनों से मुलाकात कर लिया जाए। लिनपेंग की बढ़ी हुई पावर को देखकर शाओटियन के ग्रैंडफादर अपने मन में सोचने लगे थे, लिनपेंग तो सच में बहुत ही खतरनाक है, इसने बस कुछ ही पल में वापस से ब्रेक थ्रू कर लिया। उनके ये कहते ही हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओटियन की मदर लीडर पोजीशन पर बैठी हुई थी और उनके सामने दोनों क्लैन के लोग बैठे हुए थे। वहीं पे जिनपेंग क्लैन का न्यू लीडर शाओटियन की मॉम से कह रहा था कि जैसा कि 6 साल पहले बिंगबिंग ने शाओटियन के साथ एंगेजमेंट तोड़ने का फैसला किया था, मगर वो इस जगह से भाग गया था, जिस वजह से हमने उस मैटर को होल्ड पर रखा था, बट अभी के लिए वो वापस आ चुका है। इस वजह से हम ज्यादा दिनों तक इसे डिले नहीं करेंगे, जो भी है आज ही हम उसका फैसला करेंगे। ये सब सुनकर बिंगबिंग बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ आड़ा टेढ़ा मुंह बना रही थी। अब बिंगपेंग क्लैन के न्यू लीडर की बात को सुनकर शाओटियन की मॉम कहने लगी थी, इस एंगेजमेंट को ओल्ड एम्परर्स ने फिक्स किया था, इस वजह से अगर कोई इस एंगेजमेंट को तोड़ सकता है तो वो खुद ओल्ड एम्परर्स ही होंगे, इसलिए हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। जो सुनकर बिंगपेंग क्लैन का न्यू लीडर
कहने लगा था मेरी सिस्टर और मेरे फादर 9 साल पहले नॉर्थ सी में गायब हो गए थे और आज तक उनकी कोई भी खबर नहीं मिली, जिस वजह से क्लैन का न्यू हेड अब मैं हूँ। तो इस बारे में मैं फैसला कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इस मामले को शांति से निपटा दे, नहीं तो फिर हमें फोर्सफुली इस एंगेजमेंट को तोड़ना होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर शाओटियन मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेगा, इसलिए मेरी बात मान लो। जो सुनकर शाओटियन की मदर गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ऐसा बोलने की। तो बिंगपेंग क्लैन का न्यू लीडर कहने लगा था शाओटियन बस एक वेस्ट है, इसलिए वो बिंगबिंग जैसी टैलेंटेड लड़की के साथ शादी करना डिजर्व नहीं करता। जो सुन के वापस से बिंगबिंग रूडली एक्ट करने लगी थी। वो ऐसा एक्ट कर रही थी जैसे कि शाओटियन उसके सामने कुछ भी नहीं। अब इससे पहले कि बिंगपेंग क्लैन का न्यू लीडर इससे आगे कुछ और बोलता, उसी वक्त इस जगह पे शाओटियन के फादर की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही बिंगपेंग क्लैन के न्यू लीडर से कहने लगे आखिर तुम कौन होते हो मेरे बेटे के टैलेंट को जज करने वाले। उनके ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।